हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप सब। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि सभी एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जीएस सिलेबस में होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए जो है इसमें पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और जो आपने तैयारी की है उस आधार पे आंसर बताने की कोशिश करिए, और हो सके तो पेन कॉपी ले करके इन्हें सॉल्व करें, जिससे पता चले कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही आंसर है उदयन। इसके बारे में बता दूं कि उदयन जो है हर्यक वंश से संबंधित था, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो पहला वाला जो दिए है ऑप्शन में बिंबिसार था, और बिंबिसार की हत्या की थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर, जो कि पटना जिसे वर्तमान में बिहार में है जो कहा जाता है, उसकी स्थापना इसी ने की थी, उदयन ने। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन एक रहेंगे, लेकिन इनसे संबंधित बहुत सारे चीज़ें जो है, बहुत सारे टॉपिक मैं अपने आप क्लियर कराता रहूँगा, उसे भी आप समझते जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। यानी कौन सा ऐसा राजक था प्राचीन काल में जिसने जो है विवाहिक संबंध यानी विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका सही आंसर देखिए बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, मैंने अभी बताया। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बढ़ाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अवंती को मगध साम्राज्य से मिलाने का श्रेय किस शासक को है। यानी अवंती प्रांत था और उसे मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर सी होगा, शिशुनाग। इसके बारे में बता दूं, शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे देखिए, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। कालाशोक की राजधानी, ये 4 दी है, राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। तो इसकी जो राजधानी थी, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। और कालाशोक को जो है काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में काकवर्ण, याद रखना। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कहा गया है महापदम नंद को। ठीक, इसे जो है दूसरा परशुराम भी कहा गया है। एक राट की उपाधि धारण की थी, क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। ये सब इसी की उपाधि है, महापदम नंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक भी था, याद रखना। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। एक चीज़ बता दूं, जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय जो है मगध का मतलब यही था एक तरीके से पूरे भारत का सम्राट। बहुत बड़ा जनपद था ये, महाजनपद था, यानी क्षेत्र था मगध वाला, और सबसे प्रतापी शासक यहीं के थे। इसी वजह से मगध के इतिहास के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री वगैरह में। तो कह रहा है जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था, तो उस समय था घनानंद। ठीक है, ये नंद वंश का ही शासक था, और नंद वंश का अंतिम शासक था ये घनानंद। ठीक है, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की सहायता से, आपको पता ही है वो। तो घनानंद की हत्या करके ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था, ये मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर के बारे में बता दूं, सिकंदर के जो गुरु का नाम था वो अरस्तु था, जिसे पॉलिटिकल साइंस का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक, और अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु था। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। पहली बात तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और अगला क्वेश्चन ये बन रहा है इसी से कि इस युद्ध को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इस वजह से इसे वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखना। झेलम का ही प्राचीन नाम है वितस्ता। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की
सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की थी। ठीक है, ये यूनानियों ने जो है नाम दिया था सेंड्रोकोट्स, किसने नाम दिया था ये पूछ रहा है। तो ये जो नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, इसके रूप में पहचान की थी, तो वो था विलियम जोन्स। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि थी एक तरीके से सेंड्रोकोट्स भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का कह रहा है प्रधानमंत्री कौन था। ये तो पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। ठीक, इसका गुरु भी था चंद्रगुप्त मौर्य का, प्रधानमंत्री भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, वो है धननंद यानी घनानंद। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। और आपको बता दूं कि जो है मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस का राजदूत था और उसने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही चर्चित पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडिका मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। ये तो आपको पता ही है, कौटिल्य के विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम है अर्थशास्त्र। और इसके बारे में बता दूं कि नाम है अर्थशास्त्र, ऐसा लगता है इकोनॉमी से संबंधित है, लेकिन ये जो ग्रंथ है, पुस्तक है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति का उल्लेख है। इंडिका आ गया, देखो वही क्वेश्चन, इंडिका किसकी पुस्तक है। तो अभी मैंने बताया था कि इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चार देखिए दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। बिल्कुल सही बात है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त के समय में ही, ठीक है, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। तो पुष्यगुप्त नाम का इसका जो है राज्यपाल था और उसने सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में करवाया था। लेकिन इसी शासक यही था चंद्रगुप्त, तो इसी का नाम आता है, बिल्कुल सही था। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। ये भी सही है ऑप्शन में। तो ये श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक में हैं, दक्षिण में, वहाँ पे लास्ट में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कौन सा असत्य है। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है सही है, कोई भी असत्य नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स, ठीक है, कहा है। यूनानियों ने अमित्रोचेट्स किसे कहा है। तो ये जो है बिंदुसार को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है, यानी कि विवरण मिलता है। ठीक है, तो अशोक के 14 शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख है, 13वां वाला, उसमें इसका कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का जो नाम है वो बुद्ध, शाक्य और अशोक दोनों मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अशोक का जो है नाम बुद्ध, शाक्य, अशोक रियल नेम किस में मिलता है, किससे पता चलता है, कौन सा ऐसा वो जो है शिलालेख है जिससे ये पता चलता है कि अशोक जो इस समय का शासक था उसका नाम क्या था, अशोक। तो ये अशोक के बारे में जो जानकारी देता है, इसके नाम के बारे में जो जानकारी देता है वो है मास्की अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला देखिए, कह रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में, ग्रीक तथा आयरमेक में मिला है। ठीक है, यानी प्राप्त होता है। यानी एक ऐसा अभिलेख भी है जिसमें 2 भाषाएं, ग्रीक और आयरमेक दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वो है ये पहला वाला सरेकुना
अभिलेख में दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको पता है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है ये। मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, याद रखना, जिसमें प्रथम वर्ग जो है वो दार्शनिकों को बताया है, फर्स्ट नंबर पे दार्शनिकों को रखा है। अगला है, देखिए, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो धम्म नीति आपको पता है अशोक की है। अशोक ने जो है धम्म का जो है प्रतिपादन किया था, खासतौर से कलिंग युद्ध के बाद। इससे पहले शैव धर्म का समर्थक था, कलिंग युद्ध के बाद उसने हथियार त्याग दिए, युद्ध ना करने की घोषणा की और जो है धम्म नीति अपना ली। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कह रहा है, कौन सा गलत है? तो इसे हम एक एक ऑप्शन को सही करके देखते हैं। पहला है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बिल्कुल सही जवाब है ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा था धम्म के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु कहाँ पे भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो बिल्कुल सही बात है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया, कह रहा है कौन सा असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, 3 के तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है ये इक्वाडोर में है, जो कि इक्वाडोर देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व यानी सेफ्टी वॉल्व कहा गया है? सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल्व कहा गया है? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व या पृथ्वी का ये जो है ओजोन गैस को कहा गया है, ओजोन मंडल को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है? ठीक है, तो एक तरफ ज्वालामुखी दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं, एटना इटली में ही, फ्यूजियामा जापान में ही, पोपा म्यांमार में है, और ये चौथा वाला जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। अगला देखिए, रॉकी एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जितने भी हैं ये सब वलित एवं नवीन पर्वत हैं, याद रखना, ये सब जो है नवीन पर्वत हैं, यानी इनकी जो है एज 3-4 करोड़ वर्ष ही है, और जो सबसे पुराना पर्वत होता है उसे चर्नियल पर्वत कहा जाता है, वो 40 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं। ये सब नए जो है हैं और वलित हैं। वलित का मतलब वलय जिसमें पड़े होते हैं, छल्ले टाइप। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट सबको पता है लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहाँ पर है ये? ठीक है, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, लोयस का पठार, ठीक है, लोयस का पठार जो है वो किस टाइप से होते हैं? हिमानीकृत यानी बर्फ के द्वारा, नदीकृत नदियों के द्वारा, जलकृत या फिर पवनकृत। तो जो लोयस का पठार बनते हैं वो पवनकृत होते हैं, यानी हवाओं के माध्यम से ये इन पठारों का निर्माण होता है, और ऐसा लोयस का पठार चीन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तिब्बत का पठार माना जाता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसे जो है विश्व की छत भी कहा जाता है, तिब्बत का पठार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि जो कहा गया है वो फिनलैंड को माना जाता है। झीलों का देश भी इसे कहा जाता है और 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की 2 तरीके की होती हैं झीलें, मीठे और खारी। तो मीठे पानी की कह रहा है सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बॉर्डर में है,
लेकिन अमेरिका ज़्यादातर ऑप्शन में आता है, याद रखना। और खारे पानी की या ओवरऑल क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो झील है वो ऑप्शन जो बी में दिया है, कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कह रहा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, जो कि वेनेजुएला में है, याद रखना। और ये कोरोनी नदी में है, कोरोना के नाम से याद रखना, इस समय चल रहा है, चर्चा में भी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, देश है वेनेजुएला और नदी है कोरोनी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त जो है, ट्रेंच मतलब गर्त, किस महासागर में? मैरियाना, ये प्रशांत महासागर में ही है और लगभग इसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है, ठीक है, कितने परसेंट भाग पर जलमंडल कह रहा है? तो 71% पर जल है और 29% क्षेत्रफल पर स्थलमंडल है। अगला देखिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, ठीक है, कौन सा लवण पाया जाता है? तो ये है सोडियम क्लोराइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुद्र में सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम क्लोराइड नामक लवण पाया जाता है। अगला देखिए, सबसे लवणीय सागर यानी सबसे खारा सागर पूछ रहा है कि कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से बताना है। तो इनमें सबसे जो खारा है वो है मृत सागर, डेड सी के नाम से, जॉर्डन और इजराइल के में है ये मृत सागर। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, ठीक है, कह रहा है पाक जल संधि किसे किसे अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, और इन दोनों को अलग करती है। अगला देखिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जो है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? कौन कौन से ऐसे महासागर हैं जिन्हें पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जो है जोड़ती है। इसके अलावा पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को, ये तीसरा वाला इसका सही आंसर होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, ठीक है, कौन सी नहर पूछ रहा है? तो इसमें जो है कील नहर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग करती है या जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है ये। हिस्ट्री के हमने कुछ क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट, इसके बाद ज्योग्राफी के किए, अब है ये संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहें, बड़ा मज़ा आने वाला है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये है 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो याद रखना, ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, सद्भाव की बात, भ्रातृत्व की बात जो है वो आर्टिकल 51 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो सही आंसर है आर्टिकल 123
ठीक है, यानी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये अध्यादेश 6 महीने तक एक बार के लिए होता है, यानी 6 महीने तक जारी रख सकते हैं और 6 महीने के बाद अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से इसे राष्ट्रपति घोषणा करके बढ़ा सकता है, अन्यथा और समाप्त अगर करना है तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसे समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 315 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 315 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये तो सभी को पता है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार, नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, तो इसका सही आंसर संसद हो जाएगा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है कि सन भी याद रखना कि 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, याद रखना, फजल अली। आगे देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 में किया गया था और जो है पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था इस तरीके से गठित होने वाला। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1959 में जो है 59 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय, अब इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग देखते रहें, एक बार दो बार वीडियो को उठा के एक वीडियो को जो है स्टार्ट करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे और चाहे तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो बाजार मूल्य पर, पहला ही ऑप्शन जो उसका आंसर है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है तृतीयक, यानी थर्ड वाला सेक्टर जो है इसका सबसे बड़ा योगदान है। और या तो फिर इसके स्थान पे सेवा क्षेत्र आ जाता है, थर्ड में सेवा ही आता है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के समय भारतीय आय का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था या फिर अनुमान लगाया था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका उल्लेख किया था अपनी पुस्तक में। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वहाँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक दिया था, यहाँ कृषि सेवा उद्योग दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि तीसरा जो सेक्टर है वो है सर्विस से संबंधित यानी सेवा से संबंधित, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 ये बड़ा चर्चित क्वेश्चन है और अभी भी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर देखिए तीसरा वाला है, कह रहा है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया था। एक दृष्टि पत्र था ये जो कि 2005 में बनाया गया था इंडिया विजन, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।